ध्वनिर्वर्णा पदं वाक्यमित्यास्पदचतुष्टयम् यस्याः सूक्ष्मादिभेदे वाग्देवीं तामुपास्महे। मध्य प्रदेश भोज मुक्त विश्वविद्यालय का इलेक्ट्रॉनिक माध्यम निर्माण और शोध केंद्र EMPRC प्रस्तुत करता है समाज कार्य विषय पर आधारित ध्वनि कार्यक्रम अमेरिका में समाज कार्य का उद्गम और विकास। ये कार्यक्रम MSW पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों के लिए प्रथम प्रश्न पत्र समाज कार्य का इतिहास और विकास पर आधारित है। कार्यक्रम के विषय विशेषज्ञ हैं डॉक्टर SR बिल्लोरी। इस कार्यक्रम का ध्वनांकन, संपादन और प्रस्तुतिकरण किया अमर बहादुर यादव ने। तो लीजिए सुनिए ध्वनि कार्यक्रम अमेरिका में समाज कार्य का उद्गम और विकास। प्रिय छात्रों, आज हम संयुक्त राज्य अमेरिका में समाज कार्य के उद्भव तथा विकास की अर्थात उसके इतिहास की चर्चा करेंगे। आपको याद होगा पिछली बार हमने इंग्लैंड में समाज कार्य के इतिहास की चर्चा की थी और तब मैंने एक बुनियादी सवाल उठाया था कि MSW की पढ़ाई भारत में करने वालों को भला इंग्लैंड के समाज कार्य से क्या मतलब। वैसा ही सवाल आज भी किया जा सकता है कि MSW के भारतीय विद्यार्थी को USA यानी अमेरिका में होते आ रहे समाज कार्य के बारे में जानने से क्या लाभ। इसका उत्तर भी उतना ही आसान है। ज्ञानियों का कहना है कि अपने काम की चीज़ जहाँ से भी मिले ले लेना चाहिए। समाज कार्य के विशेषज्ञों का मानना है कि आज दुनिया के जिन देशों में समाज कार्य बहुत व्यवस्थित एवं वैज्ञानिक तरीके से किया जा रहा है उनमें अमेरिका का नाम बहुत ऊपर है। जब विज्ञान और टेक्नोलॉजी के मामले में भारत अमेरिका से बहुत कुछ लेता आ रहा है तो समाज कार्य के मामले में क्यों नहीं। तो अमेरिकी समाज कार्य के कल और आज में हमारे काम की बहुत सी बातें हैं। दूसरे, हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि समाज कार्य की हमारी इस पद्धति का जिसे प्रोफेशनल सोशल वर्क या वृत्तिक समाज कार्य कहा जाता है प्रारंभ निस्संदेह इंग्लैंड में हुआ, लेकिन उसे युक्ति संगत अर्थात रैशनलाइज करने और उसे एक वृत्ति या व्यवसाय के वर्तमान रूप में ढालने में अमेरिका का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इंग्लैंड से ज़्यादा नहीं तो उससे कम भी नहीं। आज भारत में वृत्तिक समाज कार्य के प्रशिक्षण तथा व्यवहार का जो मॉडल है उस पर अमेरिकी मॉडल की बहुत गहरी छाप है। वहाँ के समाज कार्य के अतीत तथा वर्तमान को यदि हम समझ लें तो उससे हमें अपने वर्तमान तथा भविष्य को उचित आकार देने में मदद ही मिलेगी। इसलिए अब आइए यह देखें कि समाज कार्य का प्रारंभ अमेरिका में कब और कैसे हुआ और आज वहाँ इस क्षेत्र में क्या स्थिति है। जैसा कि हम सब जानते हैं, आज से कोई 600 साल पहले सन 1492 में स्पेन के एक साहसी नाविक क्रिस्टोफर कोलंबस ने जिस देश की खोज की थी उसे आज यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका या अमेरिका के नाम से जाना जाता है। इस खोज के बाद दुनिया के अलग अलग हिस्सों से, खासकर इंग्लैंड और यूरोप के अन्य देशों से लोग वहां बसने के लिए पहुंचने लगे। यह स्वाभाविक था कि ये लोग अपने देशों की भाषा, संस्कृति, सामाजिक तथा राजनीतिक परंपराएं इत्यादि भी लेकर आए, जिनमें सबसे ज़्यादा असरदार इंग्लैंड के नागरिक रहे। और इंग्लैंड के लोग अपने साथ विरासत में जो कुछ लाए उसमें एक था कानून और समाज कल्याण की व्यवस्था। इसमें संदेह नहीं कि इंग्लैंड जैसी राज्य और चर्च की टकराहट अमेरिका में तो नहीं थी, लेकिन यह टकराहट थी अलग अलग संस्कृतियों की और कुछ ऐसी समस्याएं भी थी
जो इंग्लैंड में नहीं थी, जैसे रंग भेद, अराजकता इत्यादि। तो इतिहास बताता है कि अमेरिकी राष्ट्र के उदय के प्रारंभिक अनेक वर्ष आगंतुकों तथा वहाँ के मूल निवासियों के आपसी संघर्ष तथा उससे उत्पन्न समस्याओं से जूझने में व्यतीत हुए। यह उथल पुथल जब कुछ कम हुई तो कोई 100-150 साल पहले समाज के प्रबुद्ध लोगों को औरों की चिंता करने और उनके हित में कुछ करने का विचार आया। सबसे पहले वर्जीनिया में सन 1624 में विकलांग सैनिकों तथा नाविकों के कल्याण के लिए एक कानून बनाया गया। यह इस बात का प्रतीक था कि अब अमेरिकी समाज अपने कमज़ोर अंग पर कुछ ध्यान देने की स्थिति में था। और इसके बाद इंग्लैंड के एलिजाबेथ निर्धन अधिनियम सन 1601 के आधार पर सन 1642 में अमेरिका का पहला कानून प्लायमाउथ में पारित हुआ। यहाँ यह स्पष्ट कर देना आवश्यक है कि उस समय किसी राज्य द्वारा पारित किया गया कानून केवल उसी राज्य में लागू हो सकता था, पूरे अमेरिका में नहीं। और उसके बाद जैसा कि समाज कार्य के अमेरिकी इतिहास के आधिकारिक विद्वान प्रोफेसर R.L. बार्कर ने अपने ग्रंथ माइलस्टोन्स इन द डेवलपमेंट ऑफ सोशल वर्क एंड सोशल वेलफेयर इन अमेरिका में बताया है, अगले लगभग 230 वर्षों में अमेरिका में समाज कल्याण के क्षेत्र में काफ़ी प्रगति हुई। उद्योगों में कार्यरत बाल मजदूरों के कल्याण के लिए कानून बने, निराश्रित बालकों तथा बेरोजगारों के लिए योजनाएं बनी, गुलामों को छोड़कर शेष अमेरिकी जनता के लिए स्वतंत्रता का घोषणा पत्र प्रकाशित किया गया, संविधान में समाज कल्याण का प्रावधान किया गया, नीग्रो, निर्धनों तथा महिलाओं के उत्थान के लिए संगठित प्रयास प्रारंभ किए गए। लेकिन इनके समानांतर सामाजिक डार्विनवाद की वह विचारधारा भी कि व्यक्ति अपनी कमजोर गरीबी के लिए खुद जिम्मेदार है प्रवाहित होती रही, जिसके मुताबिक सामाजिक सहायता उसे आलसी तथा परावलंबी बनाती है। अभी लगभग 230 वर्षों में हुए घटनाक्रम में एक बात आपने नोट की होगी, कानून बने केवल 2, चर्च की भूमिका नगण्य रही। कल्याण या विकास के लगभग सारे कार्य जनता की पहल से ही हुए, अर्थात राज्य और चर्च के बजाय अब अपने कल्याण और प्रगति के लिए खुद जनता ही आगे आई। इस जनजागृति के चलते एक बहुत महत्वपूर्ण घटना सन 1874 में हुई। समाज कल्याण की अपनी छुटपुट बिखरी हुई गतिविधियों को संगठित करने के लिए इंग्लैंड की ही तर्ज पर सामाजिक कार्यकर्ताओं द्वारा पहले दान संगठन संघ अर्थात कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटी COS की स्थापना की गई। COS के तत्कालीन कार्यों में आधुनिक समाज कार्य के कतिपय तत्वों की झलक देखी जा सकती है, अर्थात सेवार्थियों का वर्गीकरण और उन्हें स्वावलंबी बनाने वाले कार्यक्रमों का संचालन। आगे चलकर इस संघ के कार्यों में सामाजिक संस्थाओं में पारस्परिक समन्वय तथा कार्यक्रमों के दोहराहट की रोकथाम जैसे कार्य भी जुड़ गए। आज पूरे अमेरिका में COS अर्थात कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटी का राष्ट्रव्यापी नेटवर्क सक्रिय है। प्रिय छात्रों, 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में ही सन 1886 में अमेरिकी समाज कल्याण के क्षेत्र में जो अन्य महत्वपूर्ण कार्य हुआ वह था पहले व्यवस्थापन गृह अर्थात सेटलमेंट हाउस की स्थापना। आगे चलकर इसने भी एक अभियान का रूप ले लिया। इसका उद्देश्य था समाज के गरीब तबके के बच्चों, महिलाओं तथा मजदूरों के लिए स्वास्थ्य, आवास, कला कौशल तथा आवास की व्यवस्था करना। सन 1895 में शिकागो शहर में समाज कार्य के पहले अमेरिकी विद्यालय का प्रारंभ हुआ और सन 1900 में साइमन पैटन द्वारा पहली बार सामाजिक कार्यकर्ता प्रोफेशनल सोशल वर्कर शब्द का आधिकारिक प्रयोग किया गया। अमेरिका में 17वीं से 19वीं शताब्दी तक लगभग 250 से 3 वर्षों की अवधि में समाज कल्याण के क्षेत्र में जो कार्य किए गए उन्हें इतिहासकार वान वार्मर ने बड़ी खूबसूरती से अंग्रेजी के P अक्षर से प्रारंभ होने वाले 4 शब्दों के जरिए सूत्र रूप में व्यक्त किया है। ये शब्द हैं पैट्रोनेज संरक्षण अर्थात समाज के अल्पसंख्यक वर्गों का उत्थान। दूसरा शब्द था पायटी धार्मिकता अर्थात धर्म से प्रेरित सेवा कार्य। तीसरा पुअर लॉज निर्धनता के कानून जिनके पीछे समाज कल्याण की भावना तो कम और गरीबों के प्रति हिकारत की वृत्ति ज़्यादा थी। और चौथा पी था फिलैंथ्रोपी
यानी परोपकार की भावना, जिसके तहत कमजोर वर्गों के हित के लिए दान दिया जाता था। इन्हीं 4 की पी की बुनियाद पर आज अमेरिका में समाज कल्याण की वर्तमान इमारत खड़ी है। अमेरिका में राष्ट्र के प्रारंभ से लेकर 19वीं शताब्दी के अंत तक समाज कल्याण के क्षेत्र में हुए इस संक्षिप्त विवेचन के बाद आइए अब 20वीं शताब्दी में हुई प्रगति पर एक निगाह डालें। सन 1917 में प्रसिद्ध लेखिका मेरी रिचमंड की पुस्तक सोशल डायग्नोसिस या सामाजिक निदान प्रकाशित हुई, जिसमें समस्याग्रस्त व्यक्तियों की आंतरिक तथा पारिवारिक स्थितियों के विश्लेषण पर जोर डाला गया। इस पुस्तक ने अमेरिकी समाज कार्य के तत्कालीन दर्शन तथा कार्यप्रणाली पर गहरा असर डाला। सन 1930 के दशक में आर्थिक महामंदी से पीड़ित अमेरिका में गरीबी तथा बेरोजगारी के उन्मूलन हेतु तत्कालीन राष्ट्रपति फ्रैंकलिन रूजवेल्ट ने न्यू डील नामक राष्ट्रीय कार्यक्रम की घोषणा की। 20वीं शताब्दी में ही अमेरिका में समाज कल्याण के उद्देश्य से जो कानून बनाए गए, उनमें सर्वप्रमुख है सन 1935 में पारित सामाजिक सुरक्षा अधिनियम, जिसमें कई बार संशोधन हुए और आज भी संशोधन होते रहे हैं। आज इस कानून के तहत औद्योगिक श्रमिकों, बेरोजगारों, विकलांगों, बालकों, वृद्धजनों, माताओं, खेतिहर मजदूरों, यहाँ तक कि घरेलू नौकरों के भी कल्याण की व्यवस्था है। सन 1964 में जब लिंडन जॉनसन अमेरिका के राष्ट्रपति बने, रंगभेद के खिलाफ कानून बनाया गया। उन्हीं के कार्यकाल में ग्रेट सोसाइटी कार्यक्रम के अंतर्गत वरिष्ठ नागरिकों की चिकित्सा और अन्य ज़रूरतों तथा बालकों की शिक्षा के लिए व्यापक व्यवस्था की गई। सन 1990 में कार्यस्थल पर विकलांगों के साथ संभावित भेदभाव के खिलाफ कानून पारित किया गया। इसी वर्ष HIV एड्स के रोकथाम, उपचार तथा पीड़ितों के पुनर्वास हेतु वित्तीय व्यवस्था के लिए रॉयल हाइट एड्स रिसोर्सेज इमरजेंसी एक्ट की अस्तित्व में आया। लेकिन 20वीं शताब्दी के आखिरी चरण में समाज कल्याण के प्रति राजकीय दृष्टिकोण में कुछ परिवर्तन के आसार नजर आने लगे। इसका संकेत था राष्ट्रपति बिल क्लिंटन के कार्यकाल में सन 1996 में पारित वह कानून, जिसके जरिए गरीबों के लिए राज्य द्वारा संचालित अनेक कार्यक्रमों को या तो बंद कर दिया गया या उनकी जगह पर कतिपय अस्थायी कार्यक्रम प्रारंभ किए गए। इसमें एक विशेष बात का उल्लेख यहाँ करना आवश्यक है कि राष्ट्रपति क्लिंटन के कार्यकाल में यह सोचा गया कि अधिक जोर जो वहाँ का स्वैच्छिक क्षेत्र है समाज कल्याण का, उस पर दिया जाए, उनको आवश्यक मदद दी जाए, सहायता दी जाए, उनको आर्थिक सहायता या अन्य प्रकार की सहायता, और उनसे इस बात की अपेक्षा की गई कि राज्य का अधिकांश भार जहाँ तक समाज कल्याण का प्रश्न है, ये NGO अपने ऊपर उठाएं। आज भी वहाँ पर इसको कहा जाता है वॉलंटरिज्म या स्वैच्छिकता, इस बात का बहुत जोर है और सरकार निरंतर कोशिश कर रही है कि समाज कल्याण के क्षेत्र में अपनी भूमिका निरंतर सीमित करती जाए। इस कानून का, जिसका उल्लेख मैंने अभी आपसे किया, इसका उद्देश्य भी यही था कि राज्य पर समाज के कमज़ोर वर्गों की निर्भरता को हतोत्साहित करके उन्हें स्वावलंबन के लिए प्रेरित करना। आज 21वीं शताब्दी में भी अमेरिका में किसी न किसी रूप में यह विवाद जारी है कि गरीबी और कमज़ोरी व्यक्तिगत अक्षमता का परिणाम है या सामाजिक परिस्थितियों का, और सामाजिक कल्याण में राज्य को किस सीमा तक अपना योगदान देना चाहिए। यहाँ यह उल्लेख करना भी ज़रूरी है कि अमेरिकी महाविद्यालयों में MSW समाज कल्याण के जो पाठ्यक्रम चल रहे हैं, उनमें भी इस विवाद के लिए स्पेशल पेपर्स का पढ़ाई का प्रावधान किया गया है, और वहाँ विश्वविद्यालय स्तर पर, राज्य स्तर पर या COS के स्तर पर इस बात का डिबेट निरंतर जारी है कि समाज कल्याण या समाज कार्य के क्षेत्र में राज्य की भूमिका किस सीमा तक होनी चाहिए, और जो स्वैच्छिक कार्यकर्ता हैं, जो स्वैच्छिक संस्थाएं हैं, उनको किस हद तक अपनी भूमिका का निर्वहन करना चाहिए। समाज कल्याण में राजकीय योगदान के अलावा एक और महत्वपूर्ण क्षेत्र की चर्चा करना MSW के छात्रों के लिए आवश्यक है, और वह है
अमेरिका में समाज कार्य के शिक्षण प्रशिक्षण की व्यवस्था तथा वहाँ के व्यावसायिक प्रतिमान। जैसा कि पहले उल्लेख किया जा चुका है, अमेरिका में समाज कार्य के पहले शिक्षण केंद्र की स्थापना सन 1895 में की गई थी। उसके बाद वहाँ ऐसे केंद्र क्रमशः खुलते गए और वहाँ के प्रत्येक राज्य में आज लगभग सभी विश्वविद्यालयों के अंतर्गत समाज कार्य के विद्यापीठ कार्यरत हैं। इन महाविद्यालयों में या शिक्षण केंद्रों में समाज कार्य के सर्टिफिकेट और डिप्लोमा कोर्सेज से लेकर के MSW, पोस्ट ग्रेजुएशन, शोध की उपाधि और शोध की उपाधि के बाद की भी शोध, ये सारे कार्यक्रमों की व्यवस्था है। और इसके लिए निरंतर वहाँ के विश्वविद्यालय अपनी गुणवत्ता को कायम रखने और उसमें परिवृद्धि करने के लिए प्रयत्नशील रहते हैं। वहाँ एक विशेष संस्था का उल्लेख करना मैं आवश्यक समझता हूँ। यह है CSWB, काउंसिल ऑन सोशल वर्क एजुकेशन। इस संस्था को या इस परिषद को राज्य द्वारा बहुत व्यापक अधिकार दिए गए हैं। जैसा भारत में बार काउंसिल है वकालत के प्रोफेशन के स्टैंडर्डाइजेशन के लिए, या मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया है जो चिकित्सा के क्षेत्र में स्तरों का निर्धारित करती है और उसके अनुशंसा के अनुसार यहाँ के जो हमारे यहाँ के मेडिकल कॉलेज हैं उनको अपने पाठ्यक्रम और प्रशिक्षण की व्यवस्था करनी पड़ती है। ठीक उसी प्रकार काउंसिल ऑन सोशल एजुकेशन इन अमेरिका ये अत्यंत सशक्त संस्था है और इसके अनुशंसा पर वहाँ पर कई जो महाविद्यालय जहाँ पर उनकी गुणवत्ता के सामने प्रश्न चिन्ह लग गया था, उनकी मान्यता को निरस्त किया गया। आज भी जब किसी नए संस्था को अपना इस तरह का महाविद्यालय प्रारंभ करना होता है MSW कोर्स चलाने के लिए, तो उसे इस संस्था द्वारा निर्धारित कड़े मापदंडों के अनुसार अपनी परीक्षा देनी पड़ती है और 2 साल के एक प्रकार के प्रोबेशन पीरियड के बाद ही उस संस्था को, उस महाविद्यालय को एक कोर्स चलाने की मान्यता दी जाए अथवा न दी जाए, ये भी काउंसिल तय करती है। और प्रसंगवश हम ये भी कहना चाहूँगा कि भारत में लगभग 400-450 महाविद्यालय आज हैं जहाँ पर कि MSW की शिक्षा दी जाती है, लेकिन उसके बाद भी कई सालों के प्रयत्न के बाद अभी तक इस संस्था की स्थापना नहीं हो पाई है। और हम उम्मीद करते हैं कि निकट भविष्य में समाज कार्य प्रशिक्षण के मानदंडों को तय करने के लिए इस प्रकार की संस्था स्थापित होगी शासन द्वारा, राज्य द्वारा, जैसे कि MCI है, बार काउंसिल है, या इंजीनियरिंग के प्रशिक्षण के लिए AICTE नाम की संस्था है। अमेरिका में समाज कार्य के उच्चतम व्यावसायिक स्तर को बनाए रखने के लिए वहाँ पर NASWA अर्थात नेशनल एसोसिएशन ऑफ सोशल वर्कर्स इन अमेरिका जैसी संस्थाएं भी निरंतर सक्रिय रहती हैं। इन्हीं कारणों से अमेरिका में वृत्तिक समाज कार्य को कानून और चिकित्सा जैसे व्यवसायों को ही समकक्ष माना जाता है। एक और संस्था का उल्लेख यहाँ पर करना आवश्यक है, वो है इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ स्कूल्स ऑफ सोशल वर्क। ये संस्था और इसी के साथ में इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ सोशल वर्कर्स, इस प्रकार की संस्थाएं भी वहाँ पर सक्रिय हैं। जो दूसरी संस्था का मैंने आपको नाम बताया, नेशनल एसोसिएशन ऑफ फेडरेशन ऑफ सोशल वर्कर्स, ये संस्था एक ट्रेड यूनियन के तरीके से अमेरिका के सामाजिक कार्यकर्ताओं के अधिकारों की रक्षा करती है और उनके कर्तव्यों का निर्धारण भी बड़ी सतर्कतापूर्वक ये करती रही है। आधुनिक सभ्यता, विज्ञान और टेक्नोलॉजी इंसान के लिए जो भी मुसीबतें पैदा कर सकते हैं वह सब अमेरिका में अपने अत्यधिक भीषण रूप में मौजूद हैं। टूटते परिवार, अपराध, गरीबी, बेरोजगारी, हिंसा, एड्स, मादक पदार्थ, मनोरोग, रंग भेद, नशाखोरी और भी बहुत कुछ। लेकिन यह भी मानना होगा कि अमेरिका एक युवा राष्ट्र है और उसमें इस तरह की सामाजिक समस्याओं से जूझने का युवकोचित उत्साह और क्षमता है। यहाँ ये कहने की आवश्यकता नहीं है, जैसे कि मैंने प्रारंभ में भी कहा था, कि अमेरिका एक नया देश है और उसने बिल्कुल सफ़ेद साफ स्लेट पर अपनी सभ्यता का लेखन प्रारंभ किया था। तो निश्चित रूप से वह उन समस्याओं से तो मुक्त हैं जो पुराने राष्ट्रों में रही, लेकिन इसके साथ ही उसमें उन समस्याओं ने भी कर कहा है जो किसी नए राष्ट्र में आना जिनका संभावित होता है। और इन्हीं समस्याओं से, जिनके नाम मैंने अभी गिनाए, इन समस्याओं से ये देश जूझ रहा है। इन क्षेत्रों में शोध, नियोजन तथा कार्यक्रम क्रियान्वयन में अमेरिका विश्व के अग्रणी राष्ट्रों में से एक है। यह भी यहाँ पर उल्लेख करना आवश्यक है कि लगभग पूरी दुनिया के, क्या वो विकासशील देश हों
या विकसित देशों छात्र छात्राएं अपने अध्ययन के लिए अमेरिका पहुंचते हैं। हर साल हजारों की संख्या में अपनी अपनी संस्कृतियां, अपनी अपनी भाषाएं वो लेकर के वहाँ जाते हैं। और एक हर्ष की बात है कि जो ग्लोबल प्रॉब्लम्स या जो वैश्विक समस्याएं आज हमारे सामने नज़र आ रही हैं, खास करके वो समस्याएं जो वैश्वीकरण के कारण से उत्पन्न हो रही हैं, जिसको आप कहते हैं ग्लोबलाइजेशन, उन समस्याओं से जूझने के लिए भी अमेरिकी समाज कार्य महाविद्यालय एक नए रूप में अपनी तैयारी कर रहे हैं। वहाँ कुछ महाविद्यालयों में स्पेशल कोर्सेज, स्पेशल पेपर्स वहाँ पर इंट्रोड्यूस किए गए हैं, जहाँ पर ग्लोबल प्रॉब्लम्स के अध्ययन के बारे में व्यवस्था है और छात्रों को इस बात का प्रशिक्षण दिया जाता है कि वहाँ की MSW उपाधि प्राप्त करने के बाद में दुनिया के किसी भी देश में जाकर के वो अपना कार्य कर सकते हैं। ये एक बहुत स्वागत योग्य पहल है और ये पहल अमेरिका जैसे देश में ही संभव है। यह भी उल्लेखनीय है कि अमेरिका में सरकारी और गैर सरकारी क्षेत्रों में आपस में अच्छा तालमेल है। पूरे देश में समाज कल्याण की अशासकीय संस्थाओं का एक जाल सा बिछा हुआ है और कोई भी सामाजिक समस्या इनके प्रहार से अछूती नहीं है। अनेक संस्थाओं ने तो राष्ट्रीय स्तर से भी ऊपर उठकर अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप ग्रहण कर लिया है और वह अन्य देशों, विशेषतः विकासशील देशों की समानधर्मी संस्थाओं को वित्तीय तथा तकनीकी मदद लगातार दे रही हैं। इनमें से कुछ उल्लेखनीय संस्थाओं का नाम मैं यहाँ पर लेना चाहूँगा। एक संस्था है केयर, एक संस्था है ब्रेड फॉर द वर्ल्ड। उसी तरह से आप लोग जानते ही हैं यूनाइटेड नेशंस का जो मुख्यालय है वो भी अमेरिका में स्थित है और उसके जो सहयोगी संस्थाएं हैं, यूनिसेफ, यूनेस्को इत्यादि, ये भी अमेरिका की भूमि से ही पूरे विश्व के लिए सामाजिक कार्य में संलग्न हैं, सामाजिक कार्य में सक्रिय है। और इनमें से ऐसे संस्थाएं हैं जो हमारी भारतीय समाज कल्याण संस्थाओं को सीधे आर्थिक या संसाधनों की मदद दे रही हैं। तो उनका यह कदम स्वागत योग्य है। इसमें ज़रूर ये कहा जा सकता है कि कुछ ऐसे संस्थाएं भी वहाँ पर हो सकती हैं जिनके अपने निस्वार्थ है एक विकासशील देश में समाज कार्य के आड़ में कुछ और करने का, लेकिन ऐसे संस्थाओं को भी बहुत जल्दी पहचाना जा सकता है और इनके कार्यों पर रोकथाम लगाई जा सकती है। तो ये कहा जा सकता है कि अमेरिका में समाज कार्य जिस सुव्यवस्थित तथा वैज्ञानिक मॉडल पर लगातार काम हो रहा है, उससे भारत जैसे देश भी काफ़ी कुछ सीख सकते हैं। अभी आप सुन रहे थे ध्वनि कार्यक्रम अमेरिका में समाज कार्य का उद्गम और विकास। कार्यक्रम के विषय विशेषज्ञ और वार्ताकार थे डॉक्टर SR बिल्लोरी। उद्घोषिका थी फरजाना खान। इस कार्यक्रम का ध्वनि मुद्रण, संपादन और प्रस्तुतिकरण किया अमर बहादुर यादव ने। ये कार्यक्रम मध्य प्रदेश भोज मुक्त विश्वविद्यालय के इलेक्ट्रॉनिक माध्यम निर्माण और शोध केंद्र EMPRC द्वारा प्रस्तुत किया गया।